कहानी की शुरुआत में हमें राल्फ नाम करके एक बूढ़े इंसान को दिखाया जाता है। इससे मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो असली राल्फ है वो इस वक्त बेहोशी की हालत में बिस्तर पर पड़ा हुआ था। कोई तो है जो उसको बेहोश करने के बाद उसका रूप ले लिया है। अब इसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें जर्मनी को दिखाया जाता है। जर्मनी के अंदर एक बड़ी सी कंपनी है, उसी कंपनी के अंदर राल्फ साफ सफाई का काम करता है। अब ये जो बहरूपिया था वो राल्फ का रूप लेकर के इस बिल्डिंग में इसलिए आया है क्योंकि इसके पीछे उसका कोई मकसद है। खैर दोस्तों जो भी हो, कंपनी के अंदर आने के बाद वो गन्स को निकालता है और उसे असेंबल करने लगता है। इस बीच एक लड़की थी जो यहाँ पर आ जाती है और उस आदमी को ऐसा करते हुए वो देख लेती है। वो अपनी गन से उस लड़की को फौरन शूट कर देता है। गार्ड गन की आवाज सुनता है और वो भी भाग करके आता है, जिसके बाद राल्फ उसे भी गन से शूट करके मार देता है। यहाँ दोस्तों हम एलियस नाम करके एक इंसान को देखते हैं। ये जो आप पूरी कंपनी देख रहे हो ना, ये एलियस के पिता की ही है। जब इन सब के बारे में एलियस को मालूम चलता है तो वो भी अपनी जान बचा करके भागने लगता है। राल्फ उसका पीछा करता है और वो उसके पैरों पर गोली मारता है। वो एलियस को जान से नहीं मारता है बल्कि जख्मी करके छोड़ देता है। इसके बाद राल्फ भाग करके बिल्डिंग के टेरेस पर आता है और नीचे स्मोक फैला देता है। वो फौरन नीचे जाता है और स्मोक की मदद से यहाँ से गायब हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों वो बहरूपिया भाग करके एक बिल्डिंग में आ जाता है जिस बिल्डिंग में वो रुका हुआ था। यहाँ आने के बाद वो इंसान अपने असली रूप में आता है। दोस्तों इस इंसान का नाम है चार्ल्स उर्फ जैकल। चार्ल्स तो इसका असली नाम है, कोड नेम है जैकल, तो इसलिए हम इस इंसान को जैकल ही कहेंगे। अब दोस्तों अगले दिन सुबह में हमें मालूम चलता है कि एलियस नाम करके जिस बंदे को गोली लगी है वो एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन का बेटा है। उस पॉलिटिशियन का नाम है फेस्ट। इनके बेटे एलियस को गोली लगी थी तो इसलिए हॉस्पिटल जा रहे थे उसको देखने के लिए। अब दोस्तों दूसरी तरफ हमें एक बहुत बड़े बिल्डिंग को दिखाया जाता है और इसी बिल्डिंग के अंदर हम जैकल को देखते हैं जो अपने अगले टारगेट को खत्म करने के लिए यहाँ पर आया था। वो सूटकेस के अंदर ही स्नाइपर के अलग अलग पार्ट को रखा था। सभी पार्ट को वो एक एक करके बाहर निकालता है और उसको असेंबल करके एक बड़ा सा स्नाइपर बनाता है। इस वक्त उसका निशाना उसी हॉस्पिटल के ऊपर था जिस हॉस्पिटल में फेस्ट अपने बेटे एलियस को देखने के लिए आ रहा था। हॉस्पिटल के बाहर हम बहुत से लोगों को देखते हैं जो कि हंगामा कर रहे थे। बॉडीगार्ड का काम था फेस्ट को कार से बाहर निकालना और सही सलामत हॉस्पिटल के अंदर लेकर के जाना, और ये काम इन्हें सिर्फ 10 सेकंड में करना था। बॉडीगार्ड चारों तरफ से फेस्ट को घेर करके बाहर निकालते हैं और हॉस्पिटल के अंदर लेकर के जाने लगते हैं। मौका पाते ही जैकल उसे स्नाइपर से शूट कर देता है। वैसे दोस्तों उसने स्नाइपर को 7 सेकंड पहले चलाया था, मतलब कि गोली को लगने में पूरे 7 सेकंड लगे। तो इस हिसाब से आप सोच सकते हो कि आखिर दूरी कितनी होगी। खैर दोस्तों जो भी हो, गार्ड को भी मालूम चल जाता है कि जो शूटर है वो सामने की बिल्डिंग में है। इधर दोस्तों हमें जैकल को दिखाया जाता है जो अपनी पूरी पैकिंग करने के बाद फौरन बिल्डिंग के बाहर चला जाता है। जब तक यहाँ पर पुलिस अपनी पूरी टीम को लेकर के आती है, इतने में जैकल यहाँ से गायब हो चुका था। पुलिस जैसे ही कमरे के अंदर जाती है तो एक जोरदार धमाका होता है क्योंकि यहाँ पर जैकल ने बॉम्ब रखा था। इस धमाके में भारी नुकसान होता है और कईयों की जान जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें लंदन शहर के अंदर MI6 के हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें बियोंसा नाम करके एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। काम को खत्म कर लेने के बाद जब वो घर पर जाती है तो घर पर हम पोल नाम करके एक इंसान को देखते हैं जो कि उसका पति है। जब ये लोग टीवी को चालू करते हैं तब उस पर फेस्ट का न्यूज आ रहा था। टीवी पर बताया जा रहा था कि कोई शूटर था जिसने 2 मील की दूरी से फेस्ट को स्नाइपर से शूट किया, और इतनी दूरी से निशाना लगाना इम्पॉसिबल है। शूटर जो कोई भी था वो काफी होशियार था। इसके बाद दोस्तों हमें जैकल को दिखाया जाता है जो एक इंसान के पास गया था चेस खरीदने के लिए। ये कोई नॉर्मल चेस नहीं था, ये महंगे होते हैं और सिर्फ पैसे वाले इंसान ही इसको खरीद सकते हैं। इसको खरीदने के पीछे जैकल का एक मकसद था। दरअसल बात ऐसी थी कि जर्मनी के पॉलिटिशियन की हत्या कर दी गई थी, तो इसी वजह से चेक पोस्ट पर सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। जब चेक पोस्ट पर जैकल से पूछताछ किया जा रहा था तब वो बताता है कि मैं बिजनेस के मकसद से यहाँ पर आया था, और वो पुलिस को वही चेस निकाल करके दिखा देता है। वैसे दोस्तों यहाँ जैकल को कोई मुसीबत नहीं होती है, पुलिस पूछताछ कर लेती है फिर उसे यहाँ से जाने देती है। अगले दिन बियोंसा जब पुलिस स्टेशन में आती है तब उसे मालूम चलता है कि उस पॉलिटिशियन के मौत के चर्चे चारों तरफ हो रहे हैं। शूटर ने उसे लगभग 3815 मीटर से मारा था जो कि एक इम्पॉसिबल शॉट होता है, और इस शॉट को लेना किसी आम शूटर का काम हो ही नहीं सकता है। अब दोस्तों सीन कुछ ऐसा था कि जर्मनी का एक मेन ऑफिसर इनके पुलिस स्टेशन में कॉल करता है और उस शूटर के बारे में पता लगाने के लिए इनसे हेल्प मांगता है। मौके पर वो शूटर कौन से बिल्डिंग में था और कब निकला वो पूरी जानकारी इन्हें देता है। तो इन्हें बताता है कि जब वो बिल्डिंग से निकला तो उसके हाथों में सिर्फ एक सूटकेस था, लेकिन ये बात बियोंसा को हजम नहीं होती है क्योंकि इतना दूर से शॉट लेने के लिए बड़ा स्नाइपर चाहिए था। और एक पल के लिए अगर मान लो कि बड़ा स्नाइपर उसके पास था भी तो वो सूटकेस में उसे लेकर के नहीं जा पाएगा, मतलब कि हो सकता है कि वो स्नाइपर अभी भी उसी बिल्डिंग में हो। यह सुन करके जर्मनी का ऑफिसर कहता है कि हमारी टीम ने उस बिल्डिंग की अच्छे से छानबीन की। उस बिल्डिंग में हमारी
हमारी टीम को कोई भी स्नाइपर नहीं मिला। मीटिंग खत्म हो जाने के बाद इजाबेल बियोंसा से बात करने के लिए उसे अपने ऑफिस में ही रोक लेती हैं। बियोंसा उन्हें बताती है कि जिस स्नाइपर का इस्तेमाल हुआ है उसे किसी ने बनाया है। मैं एक नोमन नाम करके इंसान को जानती हूँ जो ऐसे स्नाइपर्स को बनाने में काफी माहिर है। अगर आप परमिशन दो तो मैं एक बार जा करके उस बंदे से पूछताछ कर सकती हूँ। इजाबेल कहती है कि ठीक है, तुम अपने पार्टनर के साथ जा करके पूछताछ कर सकती हो। अब इधर दोस्तों हमें जैकल को दिखाया जाता है जो कि जर्मनी से फ्रांस आ गया था। काम को खत्म करने के बाद वो डीलर से बात करने के लिए एक साइबर कैफे में जाता है। यहाँ पर दोस्तों वो किसी प्राइवेट सॉफ्टवेयर के जरिए उस डीलर के पास मैसेज भेजता है। मैसेज भेज देने के बाद वो यहाँ पर कई घंटों तक बैठा रहता है। काफी समय के बाद जवाब आता है कि 24 घंटे बाद तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। अब दोस्तों ये डील पूरी हो गई थी, सिर्फ पैसे मिलना बाकी था। इस डील को पूरा कर लेने के बाद वो दूसरे डीलर से बात करने लगता है। वो डीलर जो कोई भी था वो काम को पूरा करने के बदले में जैकल को $10 मिलियन देने वाला था। लेकिन दोस्तों उस डीलर का कहना था कि मैं सामने से मिलना चाहता हूँ, इसके बाद ही कोई डील हो पाएगी। वैसे वो किसी से मिलता जुलता तो नहीं है, लेकिन रकम कुछ ज्यादा था, इसलिए वो मिलने के लिए तैयार हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों हमें आयरलैंड के एयरपोर्ट पर बियोंसा को दिखाया जाता है। दरअसल वो अपने परिवार को छोड़ करके यहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि वो नोमन को ढूंढना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि नोमन इतनी आसानी से उसे मिलने वाला है नहीं, इसलिए वो पहले जा करके एलिसन नाम करके एक महिला से मिलती है। बियोंसा उससे पूछती है कि नोमन कहाँ पर है, जिस पर वो बताती है कि मुझे नहीं पता। वो बियोंसा से ये भी कहती है कि मुझसे मिलने के लिए दोबारा जिद मत करना, अगर मेरे पति को मालूम चल गया कि मैं तुमसे मिला हूँ तो बहुत बुरा हो जाएगा। बियोंसा कहती है कि तुम्हारे कांड के बारे में अभी भी मुझे बहुत कुछ पता है और मैं तुम्हें जेल में डलवा सकती हूँ, इसलिए अगर बचना चाहती हो तो अपने पति के जरिए नोमन का नंबर निकाल करके मुझे दो। जिस पर एलिसन कहती है कि ऐसा नहीं हो पाएगा। इतना कहने के बाद वो यहाँ से चली जाती है। अब इधर दोस्तों जो जैकल था वो स्वीडन के एक जगह पर जाता है उस डीलर से बात करने के लिए। यहाँ दोस्तों हमें मालूम चलता है कि वो डीलर कोई बंदा नहीं बल्कि बंदी है और उसका नाम है माया। जैकल के द्वारा बताई हुई लोकेशन पर वो अकेले ही आती है। जैकल पीछे से आकर के खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि टारगेट कौन है, जिसके बाद माया बताती है कि उसका नाम डग चार्ली है। नाम सुन करके जैकल कहता है कि अगर उस बंदे को मरवाना है तो रकम को 10 गुना बढ़ा दो। उस इंसान को मारने के बदले में तुम्हें $100 मिलियन देने होंगे, आधा पहले चाहिए और आधा काम पूरा हो जाने के बाद, और हाँ जो खर्चा होगा उसका अलग से। इतना सब कुछ कहने के बाद जैकल अचानक गायब हो जाता है। इधर दोस्तों लंदन शहर में कुछ स्टूडेंट थे जो रोड पर हड़ताल करके बैठे हुए थे। इन स्टूडेंट के बीच में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है और उस लड़की का नाम था एमा। दोस्तों ये जो लड़की है ये एलिसन की बेटी है और ये लंदन में पढ़ाई कर रही थी। अब यहाँ पर जो बियोंसा थी वो जानबूझ करके अपने टीम के जरिए एमा को गिरफ्तार करवा देती है और फिर उस पर झूठा आरोप ये लगाया जा रहा था कि उसने पुलिस वालों को बोतल से मारा है। हालांकि वो वकील की डिमांड करती है लेकिन उसे वकील न दे करके जेल में बंद कर दिया जाता है। अब दोस्तों स्पेन के अंदर हमें एक घर को दिखाया जाता है जो जंगल के बीचों बीच में था। इस घर के अलावा दूर दूर तक और कोई घर नहीं था। यहाँ दोस्तों नूरिया नाम करके हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि जैकल की बीवी है। यहाँ दोस्तों हमें ये मालूम चलता है कि जैकल की बीवी और एक बच्चा इसी घर में रहता है। जैकल अपने प्राइवेट कमरे में जाता है। इस कमरे के बारे में किसी को नहीं पता है। इस कमरे में वो अपने गन्स और बाकी की चीजों को छुपा करके रखता है। पूरे 24 घंटे बीत चुके थे लेकिन अभी तक पैसा रिसीव नहीं हुआ था। इसी वजह से वो एक बार फिर से डीलर से बात करता है, लेकिन जो डीलर था वो पैसे देने के लिए तैयार नहीं था। वो पैसे के बदले में जैकल को गाली देता है। दरअसल जर्मनी में जिस पॉलिटिशियन को उसने मारा उसको मारने के बदले में उसे पैसे मिलने वाले थे। मारने से पहले आधा पैसे मिल गए थे लेकिन आधा पैसा मिलना बाकी था। अब समस्या ये थी कि जो डीलर था वो पैसे देने से इनकार कर देता है और इसीलिए जैकल को ये बहुत बुरा लगता है। खैर दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जब एमा को जेल में बंद करके रखा गया था तब अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। बियोंसा उसे लेकर के हॉस्पिटल में भागती है लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकलता क्योंकि रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। बियोंसा घर जाती है और एलिसन के पास कॉल करके उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुमने नंबर का जुगाड़ किया कि नहीं। जिसके बाद एलिसन कहती है कि परसों तुम मुझसे मिलने के लिए आई थी और कल मेरी बेटी गिरफ्तार हो गई। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता है, मुझे पता है कि तुमने ही मेरी बेटी को गिरफ्तार करवाया है। बियोंसा झूठ बोलते हुए कहती है कि मुझे इस बारे में नहीं पता है, मैं बात करके तुम्हारी बेटी को छुड़वा सकती हूँ लेकिन सबसे पहले तुम्हें नोमन का नंबर देना होगा। एमा की मौत हो चुकी है लेकिन ये बात बियोंसा एलिसन को नहीं बताती है। बियोंसा को ऑफिस में बुलाया जाता है और उससे कहा जाता है कि तुम्हारी वजह से एक लड़की की मौत हो गई। जिस पर बियोंसा कहती है कि उसे दिल का दौरा आया था। रिपोर्ट के जरिए हमें पता चला कि उसे दिल की बीमारी थी, वो किसी भी पल मर सकती थी। हाँ लेकिन ये बहुत बुरा हुआ कि उसकी मौत जेल में हो गई। यहाँ से बाहर निकल करके बियोंसा फिर से एलिसन के पास कॉल करती है और उससे कहती है कि मैंने ऑफिसर से बात किया है, वो तुम्हारी बेटी को छोड़ देंगे, बस तुम किसी भी तरह अपने पति के जरिए मुझे नोमन
का नंबर दे दो। इधर जो जैकल था वो उस बंदे के बारे में सर्च कर रहा था जिस बंदे का नाम माया ने लिया था। जिस बंदे को मारने की सुपारी उसे दिया जा रहा है वो बंदा कोई नॉर्मल नहीं है। इस बंदे को लगभग करोड़ों लोग फॉलो करते हैं और फिलहाल के लिए आप इतना समझ जाओ कि ये बंदा कुछ ऐसा करने वाला है जिसकी वजह से बड़े बड़े लोग नीचे जमीन पर आकर के गिरने वाले हैं। खैर दोस्तों, सीन शिफ्ट होता है और हमें न्यूयॉर्क शहर के अंदर एक टिम नाम करके इंसान को दिखाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों हम माया को भी देखते हैं जो कि टिम के साथ बैठी हुई थी, उससे बात कर रही थी। माया कहती है कि मैंने बात कर लिया है, वो काम करने के लिए तैयार तो हो गया है लेकिन वो $100 मिलियन मांग रहा है और काम से पहले उसे आधा पैसे चाहिए। यहाँ दोस्तों जब टिम टीवी को चालू करता है तब हम टीवी पर चार्ली को देखते हैं। दरअसल टीवी पर जो बंदा दिख रहा है उसी बंदे को ये लोग मरवाना चाहते हैं। दरअसल ये बंदा रिवर नाम करके एक ऐसी चीज को लॉन्च करने वाला है जिसके जरिए तो का सारा झोल लोगों के सामने आएगा। बड़े बड़े लोग पैसों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर रहे हैं, उनकी जमा पूंजी कितनी है, ये सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों ये जो चीज है ये कुछ लोगों के लिए अच्छा है और कुछ लोगों के लिए बहुत बुरा है, क्योंकि एक पल के लिए आप खुद ही सोचो कि आपके खाते में पैसे हैं और लोगों को मालूम चल जाए कि कितने हैं और कहाँ से आ रहा है कहाँ से जा रहा है, सब कुछ अगर सामने आ गया ना तो बड़े बड़े लोगों की पोल खुल जाएगी। जो काला धन इकट्ठा करके बैठे हैं ना वे लोग रोड पर आ जाएंगे। तो बस इन्हीं सब की वजह से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चाहते हैं कि ये सिस्टम सामने ना आ पाए। ये सॉफ्टवेयर लॉन्च होने वाला था 28 तारीख को, मतलब कि 2 हफ्ते बाद, और टीम का ये कहना था कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन ये लॉन्च ना हो पाए। टीम अकेला नहीं था बल्कि टीम के साथ में और भी बड़े बड़े लोग थे जो उसके साथ में मिले हुए थे और उस बंदे को खत्म करने के लिए पैसे देने के लिए भी तैयार थे। यार दोस्तों हमें जैकल को दिखाया जाता है जो अपने परिवार के साथ मिल करके अपने बेटे का जन्मदिन मना रहा था। यहाँ पर जो आप परिवार देख रहे हो ना, ये पूरा परिवार एक ही खानदान का है, इसमें कोई बाहर का नहीं है। यहाँ दोस्तों हम अलवारो को देखते हैं जो कि नूरिया का भाई है, मतलब कि जैकल का साला। अलवारो को पता है कि उसकी जीजा जी के पास बहुत सारा पैसा है, वो एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था, तो इसी के बारे में वो जैकल से बात कर रहा था। अलवारो कहता है कि एक इंसान है जो अपने बार का आधा हिस्सा बेच रहा है, अगर आप थोड़ी मदद करें तो मैं अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। जैकल कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, और फिर उसी वक्त जैकल के फोन पर एक मैसेज आता है। मैसेज में कुछ ऐसा लिखा हुआ था जिसको देखना बहुत जरूरी था। अब इस मैसेज को पढ़ने के बाद जैकल को पता नहीं क्या होता है लेकिन वो फिर से जर्मनी जाने के लिए तैयार हो जाता है। आज उसके बेटे का जन्मदिन था लेकिन फिर भी वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी बीवी जो नूरिया थी वो जैकल को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट तक जाती है। एयरपोर्ट पर छोड़ देने के बाद जब नूरिया यहाँ से जाती है तब जैकल जा करके दूसरी टैक्सी बुक करता है। टैक्सी के जरिए सबसे पहले वो स्पेन के एक बैंक में जाता है जहाँ से वो कुछ पैसे और एक नकली पासपोर्ट लेता है। फिर वो दोबारा टैक्सी पर बैठ करके यहाँ से निकल जाता है। इस बीच दोस्तों हमें नूरिया को दिखाया जाता है जो मंडी में से फूल ले रही थी। यहाँ पर नूरिया देखती है कि जैकल एक टैक्सी में बैठ करके कहीं और जा रहा था। जैकल को देखने के बाद वो उसके पास कॉल भी करती है लेकिन कॉल नहीं लगता है। इसके बाद वो वापस तो घर आ जाती है लेकिन उसके मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। जब ये बात वो अपनी माँ को बताती है तब उसकी माँ कहती है कि मुझे पता था कि जैकल में कुछ न कुछ गड़बड़ी जरूर है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वो तुम्हें धोखा देगा, वो चोरी चुपके जा करके किसी और लड़की से मिल रहा है। खैर दोस्तों यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें एलिसन को दिखाया जाता है जो अपने पति लैरी के साथ एक दुकान पर बैठी हुई थी। लैरी को सामान लाने के लिए वो भेज देती है और फिर जैसे ही एलिसन को मौका मिलता है तो वो लैरी के कॉन्टैक्ट का फोटो क्लिक कर लेती है। टैक्ट का फोटो क्लिक करने के बाद वो उसे भेज देती है बियोंसा के पास। तो दोस्तों इस तरीके से बियोंसा को नोमन का नंबर मिल जाता है। नोमन का नंबर ट्रेस करने के लिए वो उसे फॉरेन कंपनी में दे देती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से जर्मनी के अंदर जैकल को दिखाया जाता है। जब वो ड्राइव कर रहा था तब माया उसके पास कॉल करती है और उससे कहती है कि तुम्हें मेरा काम करना होगा, ये बहुत जरूरी है, मैंने बात किया है, वो तुम्हें $100 मिलियन देने के लिए तैयार हैं। लेकिन उनका कहना है कि काम से पहले हम तुम्हें आधा पैसे नहीं बल्कि 20 मिलियन ही दे पाएंगे, लेकिन सबसे पहले तुम्हें मुझसे आकर के मिलना होगा, बिना मिले ये डील नहीं हो सकती है। जिसके बाद जैकल कहता है कि ठीक है। इतना कहने के बाद वो उसे एक एड्रेस देता है। माया जब उस एड्रेस पर आती है तब कुछ समय के बाद जैकल भी यहाँ पर आता है उससे बात करने के लिए। माया उससे कहती है कि मेरे क्लाइंट जानना चाहते हैं कि तुम ये काम कर सकते हो या नहीं। मुझे तुम पर कोई शक नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि जर्मनी के पॉलिटिशियन को तुमने ही मारा है, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि तुम ये काम पूरा कर सकते हो। हमारे क्लाइंट बस इतना चाहते हैं कि काम पूरा हो जाने के बाद कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए। माया उससे ये भी पूछती है कि तुम्हारा काम तो खत्म हो गया, इसके बाद भी तुम जर्मनी क्यों आए हो, जबकि तुम्हें अच्छे से पता है कि सभी लोग उस शूटर को ढूंढ रहे हैं और तुम पकड़े भी जा सकते हो। यह सुनने के बाद वो माया को कोई जवाब नहीं देता है, मतलब कि वो माया को बताता नहीं है कि वो आखिर जर्मनी दोबारा क्यों आया है। वापस होटल में लौट करके आने के बाद जैकल किसी चीज पर काफी समय से रिसर्च कर रहा था। दरअसल वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर डीलर कौन था। वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर जर्मनी के पॉलिटिशियन को मारने का
पैसा किसने दिया था। पता नहीं कैसे, लेकिन उसे मालूम चल जाता है कि सुपारी देने वाला बंदा कौन था। सीन शिफ्ट होता है और हमें बियोंसा और उसकी टीम को दिखाया जाता है। वो अपनी टीम को लेकर के बेलारूस के एक जंगल में जाती है। दरअसल बात ऐसी थी कि नोमन के फोन नंबर के जरिए इन्हें मालूम चल गया था कि वो इस वक्त कहाँ पर है। कि लोकेशन को ट्रेस करने के बाद ये लोग फौरन उसे पकड़ने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों पता नहीं कैसे, लेकिन नोमन को मालूम चल गया था कि यहाँ पुलिस आने वाली है, इसलिए नोमन भी अपने हथियारों के साथ इनका इंतजार कर रहा था। वो दो पुलिस ऑफिसर को गन से शूट करता है और फिर जैसे ही मौका मिलता है तो गाड़ी में बैठने के बाद यहाँ से फरार हो जाता है। हालांकि नोमन का जो बैग था वो गलती से यहाँ पर छूट गया था। बियोंसा बैग के साथ दोनों बंदों की लाश को गाड़ी में रखती है और वापस लौट करके लंदन मतलब कि अपने हेडक्वार्टर में आ जाती है। जब उस सूटकेस को अच्छे से छानबीन किया जाता है तब इन्हें उस सूटकेस के खासियत के बारे में मालूम चलता है। असल इन्हें मालूम चल जाता है कि बड़े से बड़े स्नाइपर को भी इस सूटकेस में छुपाया जा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही सूटकेस उस बंदे के पास भी था। जो बंदा फेस्ट को मारने के बाद बिल्डिंग से बाहर निकल रहा था, उस बंदे ने भी अपने स्नाइपर को सूटकेस में छुपा करके रखा था। अब इससे ये साबित हो जाता है कि वो शूटर जो भी था वो नोमन से जुड़ा हुआ है। अगर एक बार हम नोमन को पकड़ लेते हैं तो उस शूटर के बारे में पता कर सकते हैं। कुछ देख करके इजाबेल कहती है कि ठीक है, तुम काम को आगे बढ़ा सकती हो। अब इधर दोस्तों हमें नूरिया को दिखाया जाता है। फुर्सत मिल जाने के बाद जब जैकल उसके पास कॉल करता है तब नूरिया उससे कहती है, उस दिन तुम्हें एयरपोर्ट पर छोड़ने के बाद मैं फूल लेने के लिए मंडी में गई थी। वहाँ मैंने तुम्हें देखा, तुम टैक्सी में बैठ करके कहीं और जा रहे थे, आखिर बात क्या है। जैकल झूठ बोलते हुए कहता है कि तुमने शायद किसी गलत इंसान को देख लिया होगा, वो मैं नहीं था। नूरिया को शक हो रहा था, इसलिए वो जैकल के पास वीडियो कॉल कर देती है। वीडियो कॉल पर जैकल अपने कमरे के वॉशरूम को भी दिखाता है और कहता है कि यहाँ कोई लड़की नहीं है, मैं अकेला हूँ। यह देख करके नूरिया को तसल्ली तो मिलती है, लेकिन वो जैकल से कहती है कि वापस लौटाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इतना कहने के बाद वो कॉल कट करती है और उस कमरे में चली जाती है जहाँ जैकल अक्सर बैठ करके काम करता है। कमरे को जब अच्छे से वो छानबीन कर रही थी तब उसे वो जगह दिखाई देती है जहाँ पर जैकल गन्स को छुपा करके रखता है। सीन शिफ्ट होता है और इधर में दिखाया जाता है जब एलिसन अपने पति के साथ अपनी बेटी से मिलने के लिए लंदन में आती है तब इन्हें मालूम चलता है कि उसकी बेटी की मौत हो चुकी है। बेटी की मौत की खबर सुन करके लैरी को बहुत दुख हो रहा था। एलिसन बहाना करती है कि वो बाहर टहलने के लिए जा रही है, लेकिन वो बाहर टहलने के लिए नहीं बल्कि बियोंसा से मिलने के लिए गई थी। बियोंसा उससे कहती है कि तुम्हारी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ है मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। हम नोमन को पकड़ने के लिए बेलारूस गए थे, हम उसे नहीं पकड़ पाए, लेकिन उसका फोन हमारे पास है और नोमन के फोन पर तुम्हारे पति ने बार बार कॉल किया था। अगर बात सामने आई तो तुम्हारा पति फंस सकता है। अगर अपने पति को बचाना चाहती हो तो अपने पति के जरिए पता लगाओ कि नोमन कहाँ पर है। यह सुन करके एलिसन गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि मैं अब तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी। इतना कहने के बाद वो अपने पति के पास दोबारा आ जाती है। यहाँ पर जो लैरी था वो अपनी बीवी से उसका फोन मांगता है। फोन को चेक करने के बाद लैरी को मालूम चल जाता है कि उसकी बीवी ने ही उसके भाई नोमन का नंबर पुलिस वालों को दे दिया था। यह जानने के बाद लैरी को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी बीवी के ऊपर ही हमला कर देता है। इधर जांच के बाद पता चलता है कि पॉलिटिशियन की मौत से पहले नोमन को बार बार कोई कॉल कर रहा था और जब जर्मनी में पॉलिटिशियन की मौत हो गई तब कॉल आना बंद हो गया और जो बंदा कॉल कर रहा था वो जैकल के नाम से था। यह सुनने के बाद बियोंसा जैकल के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है, लेकिन उसे कुछ खास नहीं मिलता है। अब दोस्तों जर्मनी के एक होटल में हमें जैकल को दिखाया जाता है। जिस बिल्डिंग में जैकल रुका हुआ था उसके ही पार्किंग एरिया में एक इंसान था जिसको जैकल जाकर के मार देता है और उस बंदे को मारने के बाद जैकल उसकी कार को ले लेता है। इसके बाद दोस्तों हमें एलियस को दिखाया जाता है। पिता की मौत हो जाने के बाद पूरा परिवार उनका अंतिम संस्कार करने के लिए चर्च में जा रहा था। यहाँ दोस्तों हमें मालूम चलता है कि सभी लोग पैसों के भूखे हैं। माँ अपना हिस्सा मांग रही थी तो बेटी अपना हिस्सा मांग रही थी। एलियस इनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। वो गार्ड के साथ कार में आकर के बैठ जाता है। यहाँ पर दोस्तों हमें मालूम चलता है कि जिस कार में एलियस बैठा हुआ है उस कार का ड्राइवर जैकल है। पार्किंग एरिया में जैकल ने उस बंदे को इसलिए मारा ताकि वो उसकी जगह पर आ सके। जब वो ड्राइविंग कर रहा था तो बगल में बैठे बॉडीगार्ड को वो गन से शूट करके खत्म कर देता है। फिर वो गाड़ी के साथ एलियस को भी ले करके उल्टी दिशा में भागने लगता है। सभी गार्ड उस गाड़ी का पीछा करते हैं जिसकी वजह से काफी ज्यादा शोर शराबा हो जाता है। गाड़ी को एक जगह पर रोकने के बाद जैकल एलियस से कहता है कि तुम्हें मुझे गाली नहीं देना चाहिए था, जिस पर एलियस कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें डैड को मारने के लिए हायर किया था लेकिन तुमने मुझे गोली मारी, इसलिए बस मुझे गुस्सा आ गया था। यहाँ दोस्तों हमें मालूम चलता है कि एलियस ने अपने बॉडीगार्ड के पास कॉल किया था और कॉल अभी भी चल रहा था, जिसकी वजह से गार्ड को भी मालूम चल जाता है कि बेटे ने ही अपने पिता को मरवाया। लेकिन यहाँ जैकल उसे माफ नहीं करता है बल्कि वो एलियस को भी गन से शूट कर देता है। वो कार में बनाया हुआ एक बम रख करके यहाँ से चला जाता है। अब दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि नूरिया अपनी माँ और अपने भाई के साथ घर को अच्छे से छानबीन कर रहे थे और फिर दोस्तों जैकल के कमरे में इन्हें एक ऐसा दरवाजा मिलता है जो कांच के पीछे छुपा हुआ था। लोग नहीं पता
सकता था, इसलिए अल्वारो इस दरवाजे को तोड़ने के लिए सारी हदें पार कर देता है। दरवाजे को तोड़ देने के बाद जब ये पूरा परिवार अंदर आता है तब इनके सामने पूरी सच्चाई आ जाती है। यहाँ दोस्तों हमें ये भी मालूम चलता है कि जैकल ने अपने उस कमरे में एक कैमरा लगा रखा है, जिसकी वजह से उसे भी मालूम चल चुका है कि उसका जो परिवार है वो इस वक्त उसके सीक्रेट कमरे में है और उन्हें भी सब कुछ मालूम चल चुका है। जैकल जब कार को ड्राइव कर रहा था तब वो ऊपर एक पंछी को देखने लगता है। इसी वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और वो अपनी कार को ले जाकर के एक दूसरे कार में ठोक देता है। अब उस गाड़ी का जो मालिक था जब वो देखता है कि उसकी गाड़ी को डैमेज हो गया है तो वो काफी गुस्सा हो जाता है। जैकल पैसा दे करके मामला सलटाना चाहता था, लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि मौके पर पुलिस आ जाती है। पुलिस यहाँ पर आकर के रुकती है और इन दोनों के गाड़ी के कागजात को चेक करती है। यहाँ तक कि पुलिस जैकल के गाड़ी के डिग्गी को भी खोल करके चेक करने लगती है। डिग्गी में जो बैग था उसमें नकली पासपोर्ट और गन रखा हुआ था, जिसके बारे में पुलिस को मालूम चल जाता है, लेकिन वो कुछ कर पाते उससे पहले ही जैकल आदमी और पुलिस दोनों को खत्म कर देता है। इसके बाद वो यहाँ पर एक ऐसा सीन क्रिएट कर देता है ताकि लोगों को लगे कि दोनों ने एक दूसरे को गोली मारी है। इतना करने के बाद वो अपनी गाड़ी को लेकर के फिर से यहाँ से निकल जाता है। अब जैसे कि जैकल को मालूम था कि उसके परिवार वालों को कमरे के बारे में मालूम चल गया है, इसीलिए कुछ होता उससे पहले ही जैकल नूरिया के पास कॉल करता है और उससे कहता है कि मैं इस वक्त पेरिस में हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो मैंने तुम्हें नहीं बताया, तुमसे छुपा करके रखा है। जिसके बाद नूरिया कहती है कि ठीक है, मैं पेरिस आ रही हूँ। अब इसके बाद दोस्तों हमें पेरिस के अंदर एक होटल को दिखाया जाता है जहाँ इस वक्त जैकल रुका हुआ था। वो नूरिया से बात करने के लिए उसको इसी होटल में बुलाया था। यहाँ नूरिया उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है क्योंकि वो उसके ऊपर बहुत गुस्सा थी। थप्पड़ मारने के बाद वो इतना कहती है कि यहाँ मुझे किस लिए बुलाए हो, क्या बात करनी है। जैकल झूठ बोलते हुए कहता है कि मैं शुरू से ही सीक्रेट एजेंसी के लिए काम करता हूँ। कहने का मतलब ये है कि जो मिशन मुझे दिया जाता है उसे मैं सीक्रेट तरीके से पूरा करता हूँ। मुझे इस बात का ध्यान देना पड़ता है कि कोई मुझे पहचान ना पाए, इसलिए मैं रूप रंग को चेंज करते रहता हूँ। इस काम में जान का खतरा है, इसलिए मैं किसी के नजर में आए बिना ये काम करता हूँ। अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए मैंने अलग अलग ढेर सारे पासपोर्ट को भी बनवाया है। मैं कोई गलत काम नहीं करता हूँ, ये एक प्रकार से सीक्रेट मिशन जैसा होता है। यह सब झूठ बोल बोल करके वो अपनी बीवी को अपनी बातों में फंसा लेता है और वो ये भी कहता है कि मैं जल्द ही ये काम छोड़ दूंगा। इसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें लैरी को दिखाया जाता है। यहाँ दोस्तों हमें मालूम चलता है कि लैरी ने अपनी बीवी एलिसन को जान से मार दिया है। एलिसन का फोन लेने के बाद वो बियोंसा के पास मैसेज करता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अब बियोंसा को तो यही लग रहा था कि एलिसन ने उसके पास मैसेज किया है, इसलिए वो मिलने के लिए चली जाती है। लेकिन वहाँ जाने के बाद उसे मालूम चलता है कि ये एलिसन नहीं बल्कि लैरी है जो बियोंसा को जान से मारना चाहता है। लैरी के हाथों में चाकू देख करके बियोंसा बहुत डर जाती है और पुलिस के पास कॉल करके अपनी लोकेशन दे देती है। पुलिस को अपनी लोकेशन देने के बाद पुलिस वाले अपनी टीम लेकर के यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन लैरी को पकड़ नहीं पाते हैं क्योंकि वो एक बोट में बैठ करके यहाँ से भाग जाता है। इधर होटल में आने के बाद पुलिस वालों को मालूम चलता है कि लैरी ने अपनी बीबी को जान से मार दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें वोल्मरीन नाम करके एक आइलैंड को दिखाया जाता है। दोस्तों ये आइलैंड चार्ली का है और ये उसका पर्सनल आइलैंड है। दोस्तों ये वही बंदा है जिसको मारने के बदले में जैकल को $100 मिलियन मिलने वाला है। यहाँ दोस्तों हमें मालूम चलता है कि चार्ली ने अपने आइलैंड को काफी सिक्योर करके रखा है, चारों तरफ कैमरा लगा हुआ है। अब इसके बाद दोस्तों हमें उस जगह को दिखाया जाता है जिस जगह पर चार्ली का कॉन्सर्ट होने वाला है। इसीलिए दोस्तों 28 तारीख को चार्ली यहाँ पर आता, उससे पहले जैकल यहाँ पर आया था जगह की छानबीन करने के लिए। वो जगह को देख करके ये पता लगाना चाहता था कि आखिर चार्ली को मारने के लिए कहाँ से निशाना लगाना ठीक होगा। जब सभी लोग कॉन्सर्ट में बिजी थे तब जैकल ऊपर के स्टेज पर जाता है। स्टेज को खोलने के बाद जैकल यहाँ से कुछ फोटोज भी क्लिक करता है। उसी वक्त दोस्तों गलती से स्टेज हिल जाता है जिसकी वजह से जैकल का बैलेंस बिगड़ता है और उसके हाथ से उसका फोन छूट करके नीचे गिर जाता है। वो तो शुक्र था कि मौके पर जैकल ऊपर लगे वायर को पकड़ लेता है और उसी से लटक जाता है। उसी वायर की वजह से वो नीचे गिरने से बचता है। कॉन्सर्ट खत्म हो जाने के बाद जैकल जा करके एक रसमस नाम करके सिक्योरिटी गार्ड से मिलता है। वो उसे बताता है कि मेरा फोन यहीं पर खो गया है, जिसके बाद रसमस अपने फोन से जैकल के फोन पर कॉल करता है और इस तरीके से जैकल का फोन मिल जाता है। अब इस बंदे का जो फोन नंबर था वो जैकल को मिल जाता है और इस तरीके से जैकल का काम और आसान हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों जब जैकल वापस लौट करके होटल में आता है तब उसे मालूम चलता है कि वहाँ माया उसका पहले से ही इंतजार कर रही थी। यह माया उससे कहती है कि हमारे क्लाइंट्स को तुम पर शक है, उन्हें डर है कि तुम्हारी वजह से कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि अगर गड़बड़ हो गया तो तुम नहीं बल्कि वे लोग बहुत ही बुरी तरह से फंस जाएंगे। तुम्हें जर्मनी में खतरा था लेकिन उसके बावजूद भी तुम वहाँ गए और पॉलिटिशियन के बेटे को मार दिए। हमारे क्लाइंट का कहना है कि तुम इस तरह का रिस्क नहीं ले सकते हो, अगर तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई भी हेल्प चाहिए तो तुम मुझसे मांग सकते हो। इतना कहने के बाद माया यहाँ से चली
चली जाती है। अब दोस्तों इसके बाद में बियोंसा को दिखाया जाता है। रात के समय में जब वो घर पर आती है तब उसे मालूम चलता है कि उससे पहले उसके घर पर लैरी आ चुका है। लैरी ने उसकी बेटी को पकड़ा था और उसके गले पर चाकू रख करके उसे मारने वाला था, लेकिन उससे पहले ही बियोंसा लैरी के पैरों पर गोली मार देती है, जिसकी वजह से लैरी जख्मी होकर के नीचे गिर जाता है। और फिर बियोंसा उससे पूछने लगती है कि नोमन कहाँ पर है। उसी वक्त उसकी बेटी कहती है कि ये सब बंद करो। दरअसल उसकी बेटी को यह सब कुछ देख करके बहुत बुरा लग रहा था। अब इस तरीके से दोस्तों अपनी ही गलती की वजह से लैरी पुलिस की कस्टडी में हो जाता है। जब वो हॉस्पिटल में एडमिट था तब नोमन की लोकेशन उससे उगलवाने के लिए बियोंसा उसे काफी ज्यादा टॉर्चर करती है। बियोंसा कहती है कि अगर तुम नोमन की लोकेशन के बारे में बताते हो तो तुम्हारी सजा कम हो जाएगी, और इतना ही नहीं बल्कि तुम्हें रीति रिवाज के साथ अपनी बेटी और पत्नी का अंतिम संस्कार करने को भी दिया जाएगा। लैरी के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा हुआ था, इसलिए वो अपने भाई की लोकेशन इन लोगों को बता देता है। लैरी बताता है कि इस वक्त नोमन बुदापेस्ट में है। व्हाइट कलर में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वो उसी के अंदर रहता है। उसके बिल्डिंग के आसपास अस्तबल है और उसमें घोड़े भी रखे हुए हैं। अब दोस्तों इतना जानकारी इनके लिए बहुत ज्यादा था। अब इसके बाद दोस्तों हमें नोमन को दिखाया जाता है। वो उसी बिल्डिंग में था और उसने बिल्डिंग के चारों तरफ कैमरा लगा करके रखा था। यहाँ दोस्तों नोमन के पास जैकल कॉल करता है और कहता है कि मुझे एक और मिशन को पूरा करना है, इसलिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। जैकल बताता है कि इस बार का जो टारगेट है उसे मारने के लिए मुझे एक कॉन्सर्ट में जाना है, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि सिक्योरिटी की वजह से मैं मेटल को अंदर नहीं ले जा सकता हूँ, इसलिए मैं एक ऐसा सामान तुमसे बनवाना चाहता हूँ जिसकी मदद से मैं गन को लेकर के अंदर जा सकता हूँ। नोमन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा वो सामान तो बना दूंगा, लेकिन जब मैं बेलारूस में था तब पुलिस वालों ने मुझ पर हमला किया था, जिसकी वजह से मेरे हाथ में चोट लग गया है। सामान बनाना तो छोड़ो, मैं ठीक से धो भी नहीं पा रहा हूँ, इसलिए फिलहाल अभी तो मैं सामान नहीं बना पाऊंगा। इसके बाद जैकल कहता है कि ये बहुत जरूरी है, मेरे पास वक्त बहुत कम बचा हुआ है। जैकल कहता है कि वो सामान मेरे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम बचा हुआ है। अगर तुम सामान को नहीं बना सकते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अब इसके बाद दोस्तों जो नोमन था वो अपनी लोकेशन जैकल को देता है। जब जैकल बुदापेस्ट पहुंच जाता है तब नोमन उसे लेने के लिए जाता है। वो जैकल को लेकर के उसी बिल्डिंग में आता है जहाँ पर वो रहता है। पूरा बिल्डिंग हथियारों से भरा पड़ा हुआ था। जैकल को जो बनवाना था उसने उसका ड्राइंग बना करके रखा था। उस ड्राइंग को वो नोमन को दिखाता है और उससे कहता है कि मुझे बिल्कुल ऐसा ही सामान बना करके चाहिए ताकि मैं इसके अंदर अपने गन को रख सकूं। इसके बाद दोस्तों नोमन जैकल को बताता है कि किस तरीके से सामान को बना करके तैयार करना है। कुछ ही समय के बाद सामान बन करके तैयार हो जाता है और इस सामान के अंदर इन लोगों ने गन को भी छुपा करके रखा था। जैकल इस वक्त ये सीख रहा था कि गन को निकाल करके किस तरीके से उसे असेंबल करना है। नोमन कहता है कि ये गन अलग है, तुम्हें इस गन पर प्रैक्टिस करनी होगी तभी तुम निशाना लगा पाओगे। अब इसके बाद दोस्तों हमें बियोंसा को दिखाया जाता है जो अपने पार्टनर के साथ बुदापेस्ट में आकर के पहुंच चुकी है और ये लोग नोमन की लोकेशन पर ही जा रहे थे। दरअसल लैरी ने जिस जगह का जिक्र किया था उस जगह को इन लोगों ने सैटेलाइट में देख लिया है। जब ये लोग उस बिल्डिंग की तरफ जा रहे थे, मतलब कि जहाँ पर नोमन है, तो उसी समय जो जैकल था वो निशाने की प्रैक्टिस करने के लिए घर से बाहर आ गया था। वो एक सुनसान जगह पर जा करके बनाए हुए गन से निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रहा था। प्रैक्टिस पूरा हो जाने के बाद वो बिल्डिंग की तरफ वापस लौट रहा था। उसके सामने से जो गाड़ी जा रही थी उसमें बियोंसा अपनी टीम के साथ बैठी हुई थी, लेकिन ये जैकल को नहीं पता था। लेकिन जब वे लोग ब्रेक मारते हैं तब जैकल को मालूम चल जाता है, तो इसलिए जैकल रुकता नहीं है बल्कि वो उनके बगल से होकर के आगे निकल जाता है। बियोंसा अपनी टीम के साथ थोड़ी देर के लिए बिल्डिंग के पास रुकती है और फिर यहाँ से आगे निकल जाती है। जैकल इस वक्त बाहर एक दुकान पर बैठा हुआ था और कुछ समय के बाद वो देखता है कि वही गाड़ी फिर से घूम करके वापस आ रही है। दरअसल वे लोग तैयारी के साथ आए थे उस बिल्डिंग के अंदर घुसने के लिए। जैकल को जैसे ही इसके बारे में मालूम चलता है तो वो फौरन नोमन के पास कॉल करता है, लेकिन वो तो इस वक्त सो रहा था। लेकिन कुछ समय के बाद जब वो कॉल को रिसीव करता है तब जैकल उसे बताता है कि सारा सामान हटा दो और बिल्डिंग से निकल जाओ। जिसके बाद नोमन फटाफट सारे सामान को हटाने लगता है, सभी डाटा को डिलीट करने लगता है, लेकिन वो भाग नहीं पाता है क्योंकि दोनों तरफ से पुलिस ने घेर रखा था। नोमन की गोली जैसे ही खत्म होती है तो बियोंसा आकर के उसके ऊपर हमला कर देती है और उसे पकड़ लेती है। बियोंसा उससे पूछती है कि जैकल कहाँ पर है, जिसके बाद नोमन कहता है कि कौन जैकल, मैं किसी जैकल को नहीं जानता हूँ, तुम लोग गलत जगह पर आ गए हो। उसी वक्त बियोंसा को बैग में सामान दिखाई देता है और उसको देख करके वो समझ जाती है कि जैकल यहीं पर था। बियोंसा कहती है कि अगर जैकल यहाँ पर था तो वो आता ही होगा, हम उसका इंतजार करेंगे। नोमन कहता है कि तुम उसे कभी नहीं पकड़ पाओगी। ठीक उसी वक्त नोमन को एक गोली आकर के लगती है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। दरअसल वो जैकल ही था जिसने नोमन को मारा। जैसे ही उसने नोमन को मारा तो पुलिस वाले भी उसे देख लेते हैं और उसके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि यहाँ पर घोड़े थे जिस पर बैठ करके वो यहाँ से भागता है। बियोंसा भी अपनी टीम के साथ मिल करके कार के जरिए उसका पीछा
पीछा कर रहे थे लेकिन पकड़ नहीं पाते हैं क्योंकि रात हो चुकी थी और जैकल घोड़े के साथ जंगल में कहीं गायब हो जाता है। वो एक नदी में कूद करके यहाँ से भाग जाता है और बियोंसा उसे पकड़ नहीं पाती है। बियोंसा को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो जैकल के बहुत करीब आ गई थी। पानी से बाहर निकलने के बाद जैकल एक लोकेशन पर जाता है और वहाँ पर बैठ जाता है। लेकिन दोस्तों तभी यहाँ का जो मालिक था वो आ जाता है और वो जैकल पर हमला करने के बाद उसे रस्सियों से बांध देता है। रात भर बंधे रहने के बाद सुबह में जब वो आदमी आता है तब जैकल उससे माफी मांगता है। आदमी जैकल को छोड़ता है और कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ, दोबारा यहाँ पर दिखाई मत देना। इस जगह पर जैकल ने अपने गन को छुपा करके रखा था और वो आदमी उस गन को देख लेता है। गन को देखने के बाद अब वो आदमी जैकल को यहाँ से जाने नहीं देता है, बल्कि वो आदमी जैकल को लेकर के अपने घर में जाता है और इसके बाद वो आदमी अपने भाई के पास कॉल करता है। इस आदमी का भाई जब जैकल से बात करता है तब जैकल कहता है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे यहाँ से जाने दो। जिस पर उस आदमी का भाई कहता है कि ठीक है, तुम वहीं पर रहना, हम आ रहे हैं। अब उस आदमी का जो भाई था वो अपने बेटे को लेकर के उस लोकेशन पर जा रहा था। लेकिन दोस्तों इधर हमें मालूम चलता है कि जैकल ने एक ही झटके में उस आदमी का काम तमाम कर दिया है। आदमी को खत्म कर देने के बाद जब वो जाकर के गाड़ी में बैठता है तो उसी वक्त यहाँ पर उसके भाई आ जाते हैं। हालांकि उन्हें देख करके जैकल छुप जाता है, लेकिन उन्हें जल्दी ही मालूम चल जाता है कि उनके भाई को मार दिया गया है। की वजह से वे लोग भी बौखला जाते हैं और बाहर आकर के लगातार फायरिंग करने लगते हैं। जैकल गाड़ी लेकर के भागना चाहता था लेकिन गलती से वो फंस जाती है। आदमी जैसे ही जाकर के गाड़ी को चेक कर रहा था तभी जैकल उसके पैरों पर हमला कर देता है। इसके बाद जब जैकल को मौका मिलता है तब वो उस आदमी को जान से मार देता है। उसका जो बेटा था उसने भी जैकल के ऊपर गन तान रखा था, लेकिन वो डर जाता है, वो जैकल पर गन नहीं चलाता है। इसके बाद जैकल उसके ही गाड़ी में बैठ करके यहाँ से निकल जाता है। रास्ते में जैकल उस आदमी से उसका फोन मांगता है और फोन को लेने के बाद वो अपनी बीवी के पास कॉल करता है। फोन पर वो नाटक करते हुए अपनी बीवी से कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं अब वापस लौट करके नहीं आ पाऊंगा। हो सकता है कि हम दोबारा मिल भी ना पाए क्योंकि इस बार के काम में मैं बहुत बुरी तरह से फंस चुका हूँ। जिस पर उसकी बीवी कहती है कि क्या हुआ है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, मुझे बताओ तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। अब इस तरीके से दोस्तों उसकी बीवी उसकी बातों में आ जाती है। जैकल अपनी बीवी से कहता है कि मेरे कमरे में एक सीक्रेट रूम है, शायद उस सीक्रेट कमरे के बारे में तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन नूरी को तो पहले से ही उस कमरे के बारे में पता था। अब इतना कहने के बाद दोस्तों जैकल उससे कुछ लाने के लिए कहता है। हालांकि वो अपनी बीवी से क्या मंगवाता है इस बात का जिक्र नहीं होता है। अब इसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें चार्ली के प्राइवेट आइलैंड को दिखाया जाता है। हर दिन की तरह आज भी समुद्र में स्विमिंग करने के बाद जब वो अंदर जाता है तब उसकी जो सिक्योरिटी गार्ड वाली टीम थी वो चार्ली को बताती है, हमने आपकी सुरक्षा के लिए ये बुलेट प्रूफ ग्लास बनवाया है, कॉन्सर्ट में आपको इसी बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर रह करके भाषण देना होगा। इधर जो जैकल था वो लोकेशन पर पहुंच जाने के बाद उस लड़के को भी गन से शूट करके खत्म करने वाला था, लेकिन वो लड़का कहता है कि मुझे छोड़ दो, मेरे बीवी और बच्चे हैं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। जैकल कहता है कि इतना याद रखना, अगर तुमने पुलिस वालों को कुछ भी बताया तो घर आने के बाद मैं तुम्हारे बीवी और बच्चे को खत्म कर दूंगा। इतना कहने के बाद जैकल वहाँ से गायब हो जाता है। वो जाकर के उस होटल में रुका हुआ था जिस होटल में उसने नूरिया को सामान ले करके बुलाया था। जब नूरिया सामान लेकर के आती है तब जैकल उससे कहता है कि ये मेरा आखिरी मिशन है, इसके बाद मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, इसके बाद मैं सिर्फ तुम्हारे और अपने बच्चे के साथ में ही रहूंगा। इसके बाद दोस्तों जैकल वॉशरूम में जाता है और अपने रूप को चेंज करने लगता है क्योंकि भेष बदल लेने के बाद उसे इटली जाना था क्योंकि वहीं पर कॉन्सर्ट होने वाला था। जब वो एयरपोर्ट पर अपनी बीवी को अलविदा बोल रहा था तब वो पुलिस वालों को भी यहाँ पर देखता है। दरअसल बात ऐसी थी कि बियोंसा को भी ऑर्डर मिला था कि वो भी उसी कॉन्सर्ट में जाए सिक्योरिटी के तौर पर, इसलिए बियोंसा भी अपने पार्टनर के साथ इटली जाने वाले प्लेन में जाकर के बैठ जाती है। ठीक बियोंसा के पीछे जैकल बैठा हुआ था। जब ये लोग इटली के एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं तब यहाँ पर जैकल एक बार फिर से इन्हें देखता है। इनको देखने के बाद वो समझ जाता है कि अब उसका काम थोड़ा कठिन होने वाला है, क्योंकि जैकल को पता था कि वे लोग उसकी ही तलाश कर रहे हैं। इटली के एक होटल में पहुंच जाने के बाद वो अपने रूप को चेंज करता है और फिर रसमस के पास कॉल करता है। रसमस वही बंदा है जो कॉन्सर्ट में फोन को ढूंढ करके जैकल को दिया था। जब जैकल उसे ड्रिंक के लिए यहाँ पर बुलाता है तो वो भी चला आता है क्योंकि वो इस वक्त फिलहाल अकेले ही था। वो साथ में ड्रिंक करते हैं और जैकल ढेर सारी बातें करके उसे अपना दोस्त बना लेता है। जैकल उसे बताता है कि वो एक इंजीनियर है और वो यहाँ पर अपने काम को पूरा करने के लिए आया है। मेरे पास यहाँ रुकने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए मुझे फिलहाल होटल में जाकर के रुकना होगा। यह सुनकर के रसमस कहता है कि आखिर तुम होटल में क्यों रुकोगे। इतना कहने के बाद वो जैकल को लेकर के अपने घर चला जाता है क्योंकि वो घर पर अकेले ही रहता था। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि जैकल माया से कुछ बात करने के लिए उसे अपने पास बुलाता है। जैकल बताता है कि जर्मनी में जो हादसा हुआ था उसको लेकर के 2 पुलिस वाले मेरी तलाश कर रहे हैं। दिक्कत की बात यह है कि वो यहाँ पर भी आ गए हैं और वो मेरे काम में टांग अड़ा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम उनका कुछ करो
जिस पर माया कहती है कि ठीक है, काम हो जाएगा। इधर दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि बियोंसा ने एक कलाकार को हायर किया था और ये कलाकार जैकल की एक तस्वीर बनाता है। दरअसल बियोंसा का जो पार्टनर है उसने जैकल को देखा था। बियोंसा का पार्टनर बताता है कि हाँ, वो कुछ ऐसा ही दिख रहा था। इधर दोस्तों जो जैकल था वो ऐसा दिखावा कर रहा था कि वो इंजीनियर का काम कर रहा है। जब रसमस यहाँ पर आता है तब वो जैकल से कहता है कि तुम्हें एक बार मेरे साथ कॉन्सर्ट में चलना चाहिए, उस जगह पर जा करके तुम अपने काम को और भी अच्छे से कर पाओगे। इतना कहने के बाद वो जैकल को लेकर के कॉन्सर्ट वाली जगह पर जाता है, पर वो अपने पर्सनल आईडी से दरवाजे को खोलता है और जैकल को ऊपर भेज देता है। दरअसल वो जैकल को ऊपर इसलिए भेजा था ताकि वो ऊपर जा करके यहाँ की डिजाइन को देख सके, लेकिन जैकल ऊपर जा करके अपना काम करके आता है। नीचे आने के बाद वो खुश होकर के दिखावा कर रहा था कि उसका काम काफी अच्छे से हो गया। अब इधर दोस्तों बियोंसा और उसके पार्टनर को कॉन्सर्ट वाली जगह पर भेजा जा रहा था सिक्योरिटी को थोड़ा टाइट करने के लिए। ये दोनों जैसे ही बाहर आते हैं तो उसी वक्त बहुत ही बुरी तरह से इनके ऊपर जानलेवा हमला होता है। मौका मिलता ही बियोंसा भी गुंडों के ऊपर फायरिंग करती है और उन्हें शूट करके खत्म कर देती है। जैसे ही शांत होता है तो बियोंसा और उसके पार्टनर को फौरन यहाँ से हटा दिया जाता है। अब इसके बाद दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि जैकल का काम पूरा हो चुका था, इसलिए वो वापस जा रहा था। वो सिर्फ रसमस को दिखावा कर रहा था कि वो वापस जा रहा है। वो वापस नहीं जाता है बल्कि रूप को चेंज करने के बाद रात के समय में वो एक कॉन्सर्ट में आता है। कॉन्सर्ट में आने के बाद वो ढेर सारे कैंडीज और पानी की बोतलों को खरीदने के बाद अंदर चला जाता है। रात के समय में कॉन्सर्ट हो रहा था, इसलिए उसमें ढेर सारे लोग आए हुए थे। जैकल को जैसे ही मौका मिलता है तो वो रसमस के आईडी का इस्तेमाल करके ऊपर आ जाता है। यहाँ आने के बाद वो ठीक उसी लोकेशन पर जाता है जिस लोकेशन को उसने पहले से ही देख रखा था। उसे पता था कि इस लोकेशन पर उसे कोई खतरा नहीं है, इसलिए उस लोकेशन पर जाने के बाद वो वहीं पर लेट जाता है। वैसे दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो चार्ली का कॉन्सर्ट है वो 2 दिन बाद होने वाला था, यानी कि 28 तारीख को, लेकिन जैकल 2 दिन पहले से यहाँ पर आकर के 28 तारीख का इंतजार करने लगता है। दरअसल रसमस के मुंह से जैकल ने सुन लिया था कि 28 तारीख को जो कॉन्सर्ट होने वाला है उसकी वजह से इस पूरे जगह को 2 दिन पहले से ही बंद कर दिया जाएगा। इसीलिए जैकल 2 दिन पहले की रात में इसी लोकेशन पर आकर के वो बैठ जाता है। जिस दिन रात के समय में वो इस लोकेशन पर आया उसके अगले ही दिन इस पूरी जगह को बंद कर दिया जाता है। पूरी जगह पर सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है, हर जगह को सिक्योर कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इन लोगों को ये नहीं पता था कि जिसके लिए ये सब कुछ हो रहा है वो पहले से ही अंदर आकर के बैठा हुआ है। वो अंदर घात लगा करके बैठा हुआ था और 28 तारीख के आने का इंतजार कर रहा था। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं और आज वो दिन था जिस दिन कॉन्सर्ट होने वाला था। आज के दिन सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि कोई भी इंसान एक छोटी सी चाकू को भी लेकर के अंदर नहीं आ सकता है। आज के दिन रात के समय में चार्ली इसी लोकेशन पर रिवर को लॉन्च करने वाला था। रात के समय में जब सभी सिक्योरिटी गार्ड अपनी अपनी लोकेशन पर खड़े हुए थे तब मौके का फायदा उठा करके जैकल उस लोकेशन से बाहर निकलता है और एक आदमी को खत्म करने के बाद उसकी लोकेशन पर जाकर के खड़ा हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद रिवर को लॉन्च करने के लिए चार्ली इनके सामने आता है। इस स्टेज पर उसको देख करके दुश्मनों के होश उड़ चुके थे। उसके दुश्मन इंतजार कर रहे थे कि जल्द से जल्द चार्ली को मार दिया जाए। जैकल अपनी बंदूक से निशाना लगाता है और चार्ली को शूट करने ही वाला था, लेकिन तभी दोस्तों हुआ यूं कि चार्ली का ही एक सिक्योरिटी गार्ड उसके ऊपर गन से हमला कर देता है, जिसकी वजह से चार्ली अपनी जान बचाने के लिए सामने की तरफ भागता है। बस इसी वजह से जैकल का निशाना चूक जाता है और वो जो सिक्योरिटी गार्ड था उसका भी निशाना चूक जाता है। तभी जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो उस सिक्योरिटी गार्ड को धराधर गोलियों से शूट कर देते हैं। जैकल को दोबारा मौका नहीं मिल पाता है क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड आकर के चारों तरफ से चार्ली को घेर लेते हैं। बियोंसा को मालूम चल गया था कि यहाँ पर 2 शूटर हैं। जो टीम था वो भी हक्का बक्का हो जाता है क्योंकि उसे मालूम चल गया था कि चार्ली मरा नहीं। गोली चलने की वजह से सभी लोग डरे हुए थे, इसलिए सभी लोग बाहर की तरफ भाग रहे थे। जैकल को भी जैसे ही मौका मिलता है तो वो भी बाहर भाग आता है। लेकिन यहाँ पर जो रसमस था वो जैकल को देख लिया था। वो तो यहाँ जैकल से मिलने के लिए आया था, लेकिन जैकल उसे जान से मार देता है क्योंकि अगर जैकल उसे नहीं मारता ना तो वो बहुत ही बुरी तरह से फंस जाता। उसको खत्म कर देने के बाद जैकल यहाँ से फरार हो जाता है। अब दोस्तों हमला होने के कुछ ही समय के बाद यहाँ पर न्यूज रिपोर्टर आ जाते हैं और यहाँ पर दोस्तों बताया जाता है कि हमला होने की वजह से रिवर को लॉन्च नहीं किया, लेकिन वो जल्द ही लॉन्च होगा। जैकल ने जब गोली मारी तो उसका गोली जा करके बुलेट प्रूफ ग्लास पे लगा था, उसका भी निशाना चूक गया था और ये बात इन लोगों को मालूम भी है। इसलिए ये लोग माया से कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारा शूटर काफी अच्छा है, अगर वो निशाना नहीं चुका होता तो अब तक चार्ली मर गया होता। खैर दोस्तों जो भी हो, इधर बियोंसा को मालूम चल जाता है कि जैकल कहाँ पर छुपा हुआ था। इन्हें मालूम चलता है कि जैकल लगभग यहाँ पर 2 दिनों से छुप करके बैठा हुआ था। अगर सिक्योरिटी गार्ड चूतियापा नहीं किया होता तो अब तक चार्ली मर चुका होता। इधर दोस्तों जो अल्वारो था वो अपनी जीजा जी की तस्वीर को टीवी पर
आ रहे न्यूज में देख लेता है। उसकी शक्ल हूबहू जैकल से मिल रही थी, इसलिए इन्हें भी जैकल के ऊपर शक होने लगता है। नूरिया फौरन बाहर जा करके जैकल के पास कॉल करती है और उससे कहती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। वो पूछती है कि टीवी पर जो तस्वीर दिखाया जा रहा है उसमें तुम हो। जैकल के पास झूठ बोलने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ था, इसलिए वो बता देता है कि हाँ वो मैं ही हूँ। जिसके बाद नूरिया कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम यहाँ पर फौरन आओ, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि अब बहुत हो चुका, मैं तुम्हारी झूठ सुन सुन करके परेशान हो चुकी हूँ। अब इसके बाद दोस्तों हमें बियोंसा को दिखाया जाता है, जो कि जेल में लैरी से मिलने के लिए गई थी। वो लैरी को ये बताने के लिए गई थी कि मुझे बहुत पछतावा है, पहले तुम्हारी बेटी फिर तुम्हारी बीवी, मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। लैरी कहता है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ। इतना कहने के बाद वो चाकू से अपने गले को काट करके अपनी जान दे देता है। पता नहीं कहां से, लेकिन लैरी को चाकू मिल गया था। अपनी आंखों के सामने उसे मरता हुआ देख करके बियोंसा को सदमा लग जाता है। इसके बाद बियोंसा जब पुलिस स्टेशन में आती है तब उसे मालूम चलता है कि उसके लिए एक फाइल निकाला गया है। दरअसल इस फाइल में उन लोगों का जिक्र हुआ था जो आज से 30-25 साल पहले काफी अच्छे शूटर हुआ करते थे। इस फाइल को पढ़ने के बाद बियोंसा ये पता लगाना चाहती थी कि आखिर शूटर कौन हो सकता है जो इन सबको मार रहा है। अब दोस्तों जब बियोंसा इस फाइल को पढ़ना शुरू करती है तब कहानी पीछे जाती है। के बाद दोस्तों हमें 2013 के समय में अफगानिस्तान को दिखाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों हमें एक सीक्रेट एजेंसी को दिखाया जाता है जो मिलिट्री की तरफ से थी। इनके जो कमांडर थे उनका नाम था माइक, जो इन सभी को लीड करता था। इस सीक्रेट एजेंसी का काम था तालिबान के सभी दुश्मनों को खत्म कर डालना, और खास करके उनको जो आतंकवादी हैं। इस काम को बखूबी ये लोग निभा भी रहे थे। इसी सीक्रेट एजेंसी की टीम में जैकल भी था। दरअसल उस वक्त जैकल का नाम एलेक्स था और टीम वाले उसे एलेक्स डंगलर कह के ही पुकारते थे। यहाँ दोस्तों हम जैकल के सबसे खास मित्र गैरी को भी देखते हैं, जो उसके साथ हर मिशन पर जाता है। जैकल आज अपने दोस्त के साथ एक मिशन पर आया था और इस मिशन में एक क्रिमिनल था, उसे मारना था। दूरी था लगभग 1400 मीटर और जैकल उस क्रिमिनल को बड़ी ही आसानी से मार देता है। इतने दूर का शॉट लेने के लिए सिर्फ जैकल को ही चुना जाता है, क्योंकि इसके अलावा और कोई कर ही नहीं पाता था। मिशन को पूरा करके जब ये लोग पार्टी कर रहे थे तब इनके पास टॉम नाम करके एक इंसान आता है। टॉम को पता था कि ये लोग मिलिट्री में हैं, इसलिए वो इनसे कहता है कि अगर तुम मेरे बॉस के लिए एक काम करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे पगार से 10 गुना पैसा दिलवाऊंगा। देखो तुम लोग मिलिट्री में हो और लोगों की जान लेते हो, इसमें भी बस तुम्हें किसी की जान लेनी है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जिसको मारना है वो एक गैंगस्टर का बॉस है और उसे मार पाना थोड़ा मुश्किल है। काम को पूरा करने पर तुम्हें $20,000 मिलेंगे। दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें तुर्की के अंदर एक गैंगस्टर के बॉस को दिखाया जाता है। गैंगस्टर का बॉस जब जाकर के गाड़ी में बैठने वाला था तभी एक गोली आकर के उसे लगती है और वो धड़ाम से नीचे जाकर के गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। उसे गोली मारने वाला कोई और नहीं बल्कि जैकल ही था, जो गैरी के साथ मिल करके ये काम करता है। इस काम को पूरा करते ही इन्हें मिल जाते हैं पूरे $20,000। ये इनकी पूरे 1 साल की कमाई थी जो इन्हें एक झटके में मिल गई। टॉम कहता है कि उसे मारना तो नामुमकिन था, लेकिन तुमने कर दिखाया। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें और भी काम दे सकता हूँ। इतना कहने के बाद टॉम इन्हें अपना कार्ड देता है। अब इसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें बेस कैंप को दिखाया जाता है। यहाँ दोस्तों हमें मालूम चलता है कि माइक अपनी पूरी टीम को लेकर के एक मिशन पर जा रहा था। इन्हें खबर मिली थी कि कुछ क्रिमिनल का ग्रुप एक जगह पर इकट्ठा हो रहा है, प्लानिंग बना रहा है। जैकल अपने दोस्त गैरी के साथ दूर से ही इनके ऊपर स्नाइपर तान रखा था। जब यहाँ पर ये लोग आते हैं तब हमें मालूम चलता है कि अंदर शादी हो रही है। शायद ये बात इन लोगों को नहीं पता थी। ये लोग बस इनसे इतना कहते हैं कि हमें तुम्हारे सरदार से मिलना है। ये लोग इनसे बस इतना कहते हैं कि अंदर डिप्टी गवर्नर आए हैं, कुछ काम हो रहा है, आप लोग अंदर नहीं जा सकते हो, बात को समझो। इतने में ही जैकल को एक बंदा दिखाई देता है जो दूर स्नाइपर लेकर के खड़ा था। जैकल जैसे उसे देखता है तो अपने स्नाइपर से उसे शूट कर देता है, जिसकी वजह से जो मुसलमान थे वो डर जाते हैं और गोलियां चलाने लगते हैं। की वजह से मिलिट्री वालों को भी गुस्सा आता है और ये लोग भी लगातार गोलियां चलाने लगते हैं। धराधर सारी की सारी मशीन की गोलियां इन पर उतार देते हैं। लेकिन अंदर जाने के बाद दोस्तों इन्हें मालूम चलता है कि अंदर तो शादी हो रही थी। इन लोगों ने ना जाने पता नहीं कितने बेकसूर लोगों को जान से मार दिया। लेकिन इस बात से इनके कमांडर माइक को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कंट्रोल रूम में कॉल करके उनसे ये कहता है कि जहाँ पर लाल धुआं है वहाँ से हम पर हमला हो रहा है। इतना कहने के बाद वो उस जगह पर मिसाइल को लॉन्च करवा करके सब कुछ तबाह कर डालता है। एक ही झटके में इन मुसलमानों का नामो निशान तक मिट जाता है। यह चीज देख करके गैरी और जैकल इन दोनों को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ये चीज बहुत गलत हुआ था। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वे लोग बेकसूर थे। वो तो बस शादी करने के लिए यहाँ पर आए थे। खैर जो भी हो, सब कुछ खत्म करने के बाद माइक अपनी पूरी टीम को लेकर के यहाँ से चला जाता है। लेकिन एक दिन फिर से माइक अपनी पूरी टीम को लेकर के एक मिशन को पूरा करने के लिए जा रहा था। लेकिन दोस्तों रास्ते में हुआ यूं कि इन्हें किसी चीज की शंका होती है। इन सभी को लगा कि सामने कोई है, इसलिए सभी लोग सावधान हो जाते हैं। इस दौरान जो जैकल था वो गैरी को अपने साथ लेकर के बॉम्ब को चेक करने के लिए जाता है। लेकिन
लेकिन दोस्तों यहाँ हमें मालूम चलता है कि ये सब कुछ जैकल का एक प्लान था। वो अपने दोस्त गैरी को लेकर के दूर आता है और फोन को निकाल करके बटन को दबा देता है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी टीम धमाके से उड़ जाती है। गैरी तो बहुत डरा हुआ था क्योंकि उसे लग रहा था कि इन पर हमला हुआ है। जैकल कहता है कि यहाँ से चलो और इतना दूर चलो कि हमें ये लोग ढूंढ ना पाए। तो इस तरीके से दोस्तों फाइल को पढ़ने के बाद इन्हें सच्चाई का पता चलता है। इन्हें सिर्फ इतना पता चलता है कि धमाके के दौरान पूरी की पूरी टीम तबाह हो गई, लेकिन अभी भी बियोंसा को ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। खैर दोस्तों कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ हमें स्पेन को दिखाया जाता है। यहाँ जैकल सबसे पहले बैंक में जा करके एक नकली पासपोर्ट लेता है क्योंकि उसे इसकी जरूरत थी। फिर वो रात के समय में जब घर पर जाता है तब देखता है कि नूरिया काफी गुस्से में है, क्योंकि उसे मालूम चल गया था कि जैकल ने जो कुछ भी बताया था सीक्रेट एजेंसी के बारे में वो सब कुछ झूठ था। उसे मालूम चल गया था कि जैकल सच में पैसों के खातिर लोगों की जान लेता है। नूरिया कहती है कि मुझे ये बात तुम्हारे मुंह से सुननी है, तो मुझे सच बताओ। जिसके बाद जैकल कहता है कि हाँ मैं पैसों के खातिर लोगों की जान लेता हूँ। अगले दिन सुबह में हमें दिखाया जाता है कि जैकल अपनी बीबी को मना रहा था कि बीबी कहती है कि तुम ये काम छोड़ दो, जिस पर जैकल कहता है कि बस आखिरी काम, सिर्फ एक काम बचा हुआ है। इस पर उसकी बीबी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम नहीं सुधरोगे। इसके बाद दोस्तों हमें घर पर अलवारो को दिखाया जाता है, जो अपनी बहन से पूछता है कि चार्ल्स कहाँ पर है। चार्ल्स बोले तो जैकल, चार्ल्स उसके घर का नाम है। अलवारो कहता है कि मैं चार्ल्स को अपने साथ जिमी के पास लेकर के जाना चाहता हूँ, मैंने जिमी से बिजनेस के बारे में बात किया है, बस चार्ल्स को जा करके जिम्मी से मिलना होगा। सुन करके नोरिया कहती है कि आखिर तुमने जिम्मी से क्या बात कर लिया है, वो एक गैंगस्टर है और तुमने उसे चार्ल्स के बारे में क्या बता दिया। जिम्मी बहुत बड़ा गुंडा है, अगर उससे ऊपर नीचे हो गया ना तो वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। इसके बाद अलवारो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब जो नोरिया थी वो थोड़ा उदास मन से अंदर जाती है जब जैकल उससे पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। जिसके बाद नोरिया बताती है कि अलवारो एक बहुत बड़े गुंडे से बात करके आया है और उसने तुम्हारे बारे में भी उसे कुछ बताया है। अगर जिम्मी के साथ कुछ भी ऊंच नीच हो गया तो हम सबकी जान खतरे में पड़ सकती है। जिम्मी बहुत बड़ा गुंडा है, वो हमें और हमारे बच्चे को जान से मार देगा। जैकल उसे शांत करता है और कहता है कि जब तक मैं हूँ तब तक कुछ नहीं होने वाला है, तुम फिक्र मत करो। इतना कहने के बाद जब जैकल बाहर आता है तब अलवारो उससे मिलता है। अलवारो उससे कहता है कि मैंने जिम्मी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस के लिए बात किया है, जिम्मी तुमसे मिलना चाहता है और अगर मिलते हो तो मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। सुन करके जैकल कहता है कि ठीक है मैं उससे आकर के मिल लूंगा। इतना कहने के बाद वो उस जगह का एड्रेस भी पूछ लेता है जहाँ उसे आना था, जिससे उसका साला भी काफी खुश हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि जैकल जा करके अपने एक पुराने दोस्त से मिलता है, जिसकी एक बोट है और वो समुद्र में मछलियां पकड़ता है। वो अपने दोस्त से जाकर के बात करता है और कहता है कि मैं आपकी बोट लेकर के समुद्र में जाना चाहता हूँ थोड़ा घूमने के लिए। जिस पर उसका दोस्त कहता है कि ठीक है लेके जा सकते हो। लेकिन यहाँ दोस्तों हमें मालूम चलता है कि जैकल अपने साथ ढेर सारा सामान भी लेकर के जाता है। अब इसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें उस रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है जहाँ अलवारो जिम्मी के साथ बैठ करके अपने जीजा का इंतजार कर रहा था। अलवारो जिम्मी से कहता है कि उसके पास बहुत पैसा है, करोड़ों में डील हो सकता है। लेकिन दोस्तों उसी वक्त जिम्मी को एक गोली लगती है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। यहाँ दोस्तों हमें मालूम चलता है कि उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि जैकल ही था। जिम्मी को खत्म करने के बाद वो रात के समय में वापस अपने घर आ जाता है। अब दोस्तों अगले दिन सुबह में हमें बियोंसा को दिखाया जाता है। सुबह उठने के बाद जब वो अपने फोन को चला रही थी तब उसके फोन की स्क्रीन पर एक न्यूज आता है और ये न्यूज स्पेन के उसी रेस्टोरेंट का था जिस रेस्टोरेंट में जिम्मी को मारा गया। दरअसल जिम्मी एक गैंगस्टर था तो इसीलिए वो चर्चे में आया। यहाँ दोस्तों न्यूज वालों का ये कहना था कि स्नाइपर के जरिए जिस तरीके से उसे मारा गया वो शॉट लेना नामुमकिन था। अब इस न्यूज को पढ़ने के बाद बियोंसा को भी डाउट होने लगता है। अब इसके बाद दोस्तों हमें फिर से जैकल को दिखाया जाता है जो एक बोट पर ढेर सारा सामान रखता है और बोट का जो मालिक था वो जैकल को लेकर के समुद्र के बीचों बीच में जाने लगता है। जैकल को जैसे ही मौका मिलता है तो वो उस आदमी को जान से मार देता है। उस आदमी को जान से मार देने के बाद जैकल एक गैम्बल को निकालता है और उसके ऊपर स्नाइपर को असेंबल करने लगता है। यहाँ दोस्तों हमें मालूम चलता है कि जैकल अपनी पूरी तैयारी के साथ आया हुआ है। दरअसल वो उसी आइलैंड के करीब आया हुआ था जिस आइलैंड पर चार्ली रहता है, लेकिन वो आइलैंड से लगभग 2 मील से ज्यादा दूरी पर था और वो ऐसा दिखावा कर रहा था कि वो यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए आया है। कैमरे में उसकी बोट तो दिख रही थी लेकिन वो आइलैंड से काफी दूर था, इसलिए ये लोग उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अब दोस्तों हर दिन की तरह आज एक बार फिर से चार्ली स्विमिंग करने के लिए समुद्र में जाने वाला था। सिक्योरिटी गार्ड काफी टाइट था, वो बार बार उसी बोट को देख रहा था। चार्ली स्विमिंग के लिए जाने वाला था और इधर जो जैकल था वो अपने स्नाइपर को रिलोड कर लेता है। चार्ली के साथ में एक और गोताखोर था जो उसके साथ स्विमिंग करने के लिए जाता है। उसी वक्त यहाँ पर एक बोट आ जाती है जिसे सिक्योरिटी गार्ड ने भेजा था। जैकल जैसे ही उस बोट पर इंसान को देखता है तो वो उसे स्नाइपर से उड़ा देता है। वो जैसे ही मरता है तो सिक्योरिटी गार्ड को भी मालूम चल जाता है कि उस बोट से खतरा है।
है। सभी खास लोगों को अंदर भेज देने के बाद जो गोताखोर था वो चार्ली को फौरन लेकर के पानी के अंदर चला जाता है। जैसे ये लोग पानी के अंदर जाते हैं तो जैकल काउंट करना शुरू कर देता है। पता था कि एक वक्त पर ये लोग ऊपर आएंगे जरूर। जैसे ही ऊपर आते हैं तो जैकल शूट करता है, लेकिन गोली जा करके उस गोताखोर को लग जाती है। जैकल फिर से स्नाइपर को रिलोड करने लगता है और इतने में चार्ली को पानी के अंदर जाने का मौका मिल जाता है। लेकिन जैकल को पता था कि एक वक्त पर वो भी बाहर जरूर आएगा। कल निशाना लगा करके बैठा हुआ था। बाहर आने से पहले वो स्नाइपर को चला चुका था। 2 मील का फासला था। गोली जैसे ही चार्ली के करीब आकर के पहुंचती है तो उसी वक्त चार्ली पानी के बाहर निकल आता है। वो जैसे ही बाहर निकलता है तो एक जोरदार शॉट लगता है और उसकी मौत हो जाती है। काम पूरा होते ही जैकल फौरन यहाँ से भाग जाता है। जब जैकल कार को ड्राइव कर रहा था तब उसके पास नोरिया का मैसेज आता है। नोरिया बताती है कि जिमी की मौत होने की वजह से अलवारो को पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया है और वे लोग उससे पूछताछ भी कर रहे हैं। बीच दोस्तों जैकल को मालूम चलता है कि रास्ते में पुलिस खड़ी है जो जांच कर रही है। जैकल के पास गन था, वो बहुत बुरी तरह फंसने वाला था। पुलिस वाले उससे कार से बाहर निकलने के लिए कहते हैं, लेकिन वो कार से बाहर निकलने के बजाय पुलिस वाले को ठोकता है और यहाँ से भागने लगता है। इसके बाद जो पुलिस थी वो अपनी गाड़ी ले करके जैकल का पीछा करने लगती है। लेकिन दोस्तों गली छोटा होने की वजह से पुलिस की गाड़ी एक जगह पर फंस जाती है और दूसरी पुलिस जो कि गाड़ी से थी वो भी नीचे गिर जाती है। पुलिस वालों ने आगे जैकल के लिए ट्रैप बिछा करके रखा था, लेकिन वो इन्हें चकमा दे करके यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद दोस्तों टीवी पर न्यूज दिखाया जा रहा था कि किसी ने चार्ली को स्नाइपर से शूट करके खत्म कर दिया है। यह देख करके टीम बड़ा खुश हो जाता है। जितने भी चार्ली के दुश्मन थे सब के सब बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब चार्ली जिंदा नहीं है। इसका मतलब अब रिवर भी लॉन्च नहीं होगा। इधर जो बियोंसा थी वो इजाबेल को बताती है कि स्पेन में एक गैंगस्टर को स्नाइपर से शूट किया गया है और मैं दावे से कह सकती हूँ कि शूट करने वाला बंदा जैकल हो सकता है। के बाद इजाबेल कहती है कि मैंने बात कर लिया है, अब इस केस को यहीं पर बंद करना होगा। बियोंसा कहती है कि इतने सारे लोग मारे गए, आप इस केस को इतना आसानी से कैसे बंद कर सकती हो? जिस पर इजाबेल कहती है कि इसी में सबकी भलाई है, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अगर तुम्हें अपने मन का करना है तो तुम इसी वक्त हमारी टीम को छोड़ करके यहाँ से जा सकती हो। बियोंसा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ठीक है, अब से मुझे ये काम करना भी नहीं है। उसके चले जाने के बाद इजाबेल के पास उसका कमिश्नर आता है। फाइनली दोस्तों यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि इजाबेल भी यही चाहती थी कि चार्ली मर जाए। यहाँ दोस्तों हमें मालूम चलता है कि ये सभी लोग जैकल के साथ मिले हुए थे। हालांकि ये लोग जैकल से बात नहीं किए हैं, लेकिन एक प्रकार से इन्हें पता है कि उन्हें मारने वाला जैकल ही है। इसीलिए कमिश्नर इजाबेल से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे इंसान को भेजो जो जैकल को गिरफ्तार करे। ये काम सिर्फ बियोंसा कर सकती है, क्योंकि इसके अलावा तुम और किसी पर भरोसा नहीं कर सकती हो। अगर एक बार जैकल गिरफ्तार हो गया तो हमें किसी बात की कोई टेंशन नहीं होगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जैकल को गिरफ्तार करने के लिए तुम बियोंसा को भेजो। अब इसके बाद दोस्तों हमें जैकल को दिखाया जाता है जो कि ड्राइविंग करके एयरपोर्ट पर जा रहा था। लेकिन दोस्तों रास्ते में हुआ यूं कि एक छोटा सा बच्चा था जो फुटबॉल खेलते हुए उसकी गाड़ी के सामने आ गया, जिसकी वजह से उसके गाड़ी का बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। जैकल गाड़ी के नीचे दबा हुआ था, वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। शुक्र था कि एक आदमी अपनी गाड़ी लेकर के यहाँ पर फौरन आ जाता है और वो जैकल को बाहर निकालता है। लेकिन जल्द ही वो आदमी जैकल के हाथ में एक स्नाइपर देख लेता है। इसके बाद जैकल उस आदमी को गन दिखाता है और उसके हाथों से चाबी को ले लेता है। वो उसकी गाड़ी को लेता है और इसके बाद वो यहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। लेकिन दोस्तों हुआ यूं कि ये गाड़ी भी ज्यादा दूर तक जैकल का साथ नहीं देती है। आधे रास्ते में डीजल खत्म होने की वजह से वो गाड़ी को खाई में धक्का दे देता है। जंगल से होकर के जब वो गुजर रहा था तब उसे जंगल में 2 बुजुर्ग इंसान दिखाई देते हैं। दरअसल ये दोनों मियाँ बीबी थे और जंगल में बस थोड़ा समय बिताने के लिए आए थे। जैकल इनके पास शरीफ बन के आता है और इनसे हेल्प मांगते हुए कहता है कि मेरी तबीयत खराब है, यहाँ से कुछ ही दूर पर एक हॉस्पिटल है, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे उस हॉस्पिटल में छोड़ दें। यह सुन करके जो बुजुर्ग आदमी था वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ दूंगा। अब इसके बाद दोस्तों हमें स्पेन के पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है जहाँ पर अलवारो को गिरफ्तार किया गया था। जांच के बाद पुलिस वालों को मालूम चलता है कि जिमी के हत्या के पीछे अलवारो का कोई हाथ नहीं है। बाद में उसकी बहन भी आती है जो पैसे दे करके उसे छुड़वाती है, लेकिन वो काफी गुस्से में थी। अब इसके बाद दोस्तों में बियोंसा को दिखाया जाता है जो काम को छोड़ देने के बाद अपने घर पर अपने परिवार के साथ अच्छा वक्त बिता रही थी। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से अचानक से इजाबेल आकर के टपक पड़ती है। इजाबेल कहती है कि मैंने तुम्हारी बातों को काफी गौर से सुना और उस पर विचार भी किया। तुमने सही कहा था, बहुत से लोग मारे गए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जाओ और जैकल को गिरफ्तार करो। इधर जो बुजुर्ग लोग थे वो जैकल को लेकर के हॉस्पिटल जा रहे थे, लेकिन जैकल को हॉस्पिटल थोड़ी ना जाना था, उसे जाना था एयरपोर्ट पर। रास्ते में वो इन्हें बताता है कि हम हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं बल्कि एयरपोर्ट पर जा रहे हैं। इतना कहने के बाद वो इन्हें गन दिखाता है और कहता है कि अगर शांति से तुम लोग मेरी बात मानते रहोगे तो मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए जैकल की बात मान करके
ड्राइव कर रहे थे। रात काफी ज्यादा हो गई थी, इसलिए जैकल एक जगह पर गाड़ी को रुकवाता है और कहता है कि हमें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। इसके बाद जब ये लोग बाहर जाते हैं तब बूढ़ा आदमी जैकल से पूछता है, क्या तुम हमें मार दोगे? जिस पर जैकल कहता है कि नहीं, मुझे बस एयरपोर्ट तक छोड़ देना। कुछ समय के बाद दोस्तों ये सभी लोग गाड़ी के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों मौका देख करके वो जो बूढ़ी औरत थी ना, वो पीछे से चाकू से जैकल के ऊपर हमला कर देती है। जैकल को जख्मी देख करके वो बूढ़ा आदमी भी जैकल के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन दोस्तों जैकल के हाथ में आ जाती है गन और वो उस बूढ़े आदमी को शूट करके मार देता है। जैकल खड़ा होता है और बूढ़ी औरत से कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतना कहने के बाद वो उसे भी शूट करके खत्म कर देता है। इसके बाद दोस्तों जैकल अपनी बीवी नोरिया के पास कॉल करता है और उसे कहता है कि मैं काम खत्म करके तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अब मैं दोबारा काम करने के लिए कभी नहीं जाऊंगा। अब मैं सिर्फ तुम्हारे और अपने बच्चे के पास रहूंगा। सिर्फ हम 3 लोग कहीं दूर किसी आइलैंड पर जाएंगे और वहाँ पर रहेंगे। नोरिया कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अब दोस्तों अगले दिन सुबह में हमें दिखाया जाता है कि बियोंसा अपने पार्टनर के साथ स्पेन आकर के पहुंच चुकी है। इधर दोस्तों हमें जैकल को दिखाया जाता है जो उस एयरपोर्ट पर था जहाँ पर उसने अपनी बीवी को आने के लिए कहा था। यहाँ दोस्तों जैकल माया के पास मैसेज करता है कि 24 घंटे में पैसे मुझे मिल जाना चाहिए। माया अपने क्लाइंट के पास कॉल करती है और कहती है कि वो पैसे की डिमांड कर रहा है। उसकी जो क्लाइंट थी वो कहती है कि तुम्हें पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या तुम्हें पता है कि जैकल कहाँ पर रहता है या फिर उसने कभी किसी बात का जिक्र किया? जिस पर माया कहती है कि नहीं, मुझे नहीं पता, वो बहुत कम बात करता है। यहाँ माया को इतना तो मालूम चल गया था कि उसके क्लाइंट का इरादा कुछ और है। उसकी क्लाइंट कहती है कि पैसे तो तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें सबसे पहले होटल में आना होगा, वहाँ मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। होटल का नाम पूछने के बाद माया कॉल को कट कर देती है। इधर दोस्तों हमें बियोंसा को दिखाया जाता है जो स्पेन के उसी पुलिस स्टेशन में आती है जहाँ अलवारो को गिरफ्तार करके रखा गया था। यहाँ बियोंसा जिम्मी के साथ जो हादसा हुआ था उसके बारे में पुलिस से पूछती है। यहाँ पुलिस महिला बताती है कि जिम्मी के साथ में अलवारो था, हमने उसे पूछताछ किया लेकिन इसमें वो शामिल नहीं है। इसके बाद वो इन्हें अलवारो की फाइल दे देती है। इसी के साथ वो इन्हें ये भी बताती है कि उसे छुड़ाने के लिए उसकी बहन आई थी। उसकी बहन की शादी एक अमीर इंसान से हुई है जिसके पास बहुत पैसा है। अब इस तरीके से दोस्तों बियोंसा को जैकल के घर का एड्रेस मिल जाता है। फिलहाल अभी के लिए ये लोग कंफर्म नहीं है कि ये जैकल का घर है, इसलिए ये दोनों यहाँ पर बैठ करके जैकल के आने का इंतजार कर रहे थे। बियोंसा कहती है कि हमें इंतजार करना चाहिए, अगर ये जैकल का घर होगा तो वो जरूर आएगा। इधर दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि जो नोरिया थी वो अंदर जा करके ढेर सारे पैसों को एक बैग में भरती है। इसके बाद जो कपड़े थे उन्हें भी पैक कर लेती है। रात हो चुका था लेकिन अभी तक जैकल नहीं आया था। एक टैक्सी आती है लेकिन उसमें जैकल नहीं था, बल्कि टैक्सी आई थी नोरिया के लिए। नोरिया उस टैक्सी में जाकर के बैठती है और अपने बेटे को लेकर के यहाँ से निकल जाती है। यहाँ दोस्तों सीन कुछ ऐसा था कि नोरिया अपने पति के पास नहीं जा रही थी, बल्कि वो अपने पति से दूर भाग रही थी। इधर एयरपोर्ट पर काफी समय से जैकल नोरिया का इंतजार कर रहा था लेकिन वो नहीं आती है, इसलिए वो एक किराए की गाड़ी लेकर के चेक करने के लिए खुद घर जाता है। अब इसके बाद दोस्तों हमें उस होटल को दिखाया जाता है जिस होटल में पैसा देने के लिए माया को बुलाया गया था। माया से जब पूछा जाता है कि वो कौन से कमरे में है तब वो फोन पर एक गलत कमरे के बारे में बताती है। माया ने गलत जानकारी इसलिए दी क्योंकि उसे मालूम चल गया था कि यहाँ पर जो लोग आए हैं वो पैसा देने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि माया को खत्म करने के लिए आए हैं। इधर फाइनली दोस्तों जैकल आकर के घर पहुँचता है और यहाँ बियोंसा उसे देख लेती है। बियोंसा जैसे ही उसे देखती है तो पहचान लेती है और अपने पार्टनर से कहती है कि ये वही है। इधर दोस्तों जब जैकल घर के अंदर आता है तब उसे मालूम चलता है कि उसकी बीवी उसे छोड़ करके जा चुकी है। उसी वक्त जैकल के पास माया कॉल करती है और बताती है कि उन्हें मालूम चल गया है कि तुम स्पेन में हो। उन्होंने मुझे पैसे के बदले में धोखा दिया है और अब वे तुम्हें भी रास्ते से हटाना चाहते हैं। ये बात जैसे ही जैकल को मालूम चलता है तो वो फौरन जा करके जो पैसे थे उन्हें बैग में भरने लगता है। इधर जो बियोंसा थी वो अपने पार्टनर को लेकर के घर के अंदर आ चुकी थी, लेकिन दोस्तों हुआ यूं कि घर पर उसी वक्त अलवारो आ जाता है और वो पी करके आया था। अलवारो जैसे ही घर के अंदर आता है तो अनजान लोगों को देख करके वो उनके ऊपर गन तान देता है, लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले ही ये लोग उसे गन से शूट कर देते हैं। गन की आवाज सुन करके जैकल को मालूम चल जाता है कि वे लोग यहाँ पर आ चुके हैं। पावर को ऑफ करने के बाद थोड़े समय के लिए जैकल खुद को अपने सीक्रेट कमरे में बंद कर लेता है। रात के अंधेरे में बियोंसा हर कमरे में जा करके जैकल को ढूंढ रही थी। इस दौरान वो जैकल के कमरे में आकर के ठीक आईने के सामने खड़ी थी। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े तो थे लेकिन एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं। कमरे में छानबीन कर लेने के बाद बियोंसा अपने पार्टनर के पास नीचे चली जाती है। यहाँ दोस्तों उसके पार्टनर को दिखाई देता है कि बियोंसा के सर पर किसी ने निशाना लगाया है। बियोंसा को बचाने के चक्कर में उसका पार्टनर आगे आ जाता है और उसे गोली लग जाती है। गोली लगने के बाद बियोंसा लगातार सामने की तरफ फायरिंग करती है। उसके पार्टनर की मौत हो चुकी थी, इसलिए बियोंसा को थोड़ा बुरा लग रहा था। बियोंसा को इतना पता था कि उसके सामने जैकल खड़ा है,
इसलिए वो जैकल से कहती है कि मुझे पता है कि तुम ये सब कुछ अपने मन से नहीं कर रहे हो, मुझे बस ये जानना है कि आखिर तुम किसके कहने पर ये सब कुछ कर रहे हो। बात के दौरान जो जैकल था वो घूम करके बियोंसा के पीछे आ जाता है, लेकिन इस बारे में बियोंसा को नहीं पता था। वो जैसे ही पीछे की तरफ घूमती है तो उसी वक्त जैकल उसे गन से शूट कर देता है। गोली लगने की वजह से मौके पर ही बियोंसा की मौत हो जाती है। इधर दोस्तों जो नोरिया थी वो जैकल से पीछे छुड़ाने के लिए भाग करके अपने बेटे को लेकर के एयरपोर्ट आ गई थी। जैकल बार बार अपनी बीवी के पास कॉल कर रहा था, लेकिन उसकी बीवी कॉल को रिसीव नहीं कर रही थी क्योंकि उसकी बीवी ने फोन को फेंक दिया था। जैकल जब कार को ड्राइव करते हुए जा रहा था तभी अचानक से एक कार आकर के उसे ठोक देती है और बहुत ही बुरी तरह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों हमें इजाबेल को दिखाया जाता है। बियोंसा का जो दूसरा पार्टनर था वो इजाबेल के पास आकर के उसे बियोंसा के मौत की खबर सुनाता है। यह सुनकर के इजाबेल कहती है कि ये तो होना ही था, मैंने उससे कहा था कि इस केस को बंद कर दो, लेकिन मेरी बात ना मान करके वो जैकल को पकड़ने के लिए स्पेन गई। मैंने उसे मना किया था, लेकिन मना करने के बावजूद भी वो वहाँ पर गई। इसके बाद बियोंसा का पार्टनर जब बाहर आता है तो वो बियोंसा के द्वारा भेजे हुए मैसेज को पढ़ता है। दरअसल बियोंसा ने उसके पास मैसेज करके बताया था कि इजाबेल मुझे जैकल को पकड़ने के लिए भेज रही है। इस मैसेज को पढ़ने के बाद उसे इतना तो मालूम चल जाता है कि इजाबेल झूठ बोल रही है। वो मैसेज को डिलीट कर देता है और शांत हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि शांत रहने में ही उसकी भलाई है। अब दूसरी तरफ दोस्तों हमें एक ट्रेन को दिखाया जाता है और इसी ट्रेन के अंदर से जैकल बाहर निकलता है। पता नहीं कैसे, लेकिन एक्सीडेंट के बाद भी वो जिंदा है, वो मरा नहीं। दरअसल माया ने उसे कॉल करके बुलाया था, इसलिए वो उससे मिलने के लिए चाहता है। यहाँ माया उसे बताती है कि हमें धोखा मिला है, हमें पैसे नहीं मिले, या तो तुम उन्हें खत्म कर दो या फिर उनसे पैसे निकलवा लो, जो भी करना है तुम्हें ही करना होगा। जिस पर जैकल कहता है कि फिलहाल तो मुझे किसी को ढूंढने के लिए जाना है। इतना कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।